नमस्कार दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में, खासकर थ्री मेथड्स गिवन बाय जॉन ड्राइडन इन हिज प्रीफेस ओविड एपिस्टल 1680 में। और क्या क्या वो मेथड है। सबसे पहले मेथड है दैट इज मेटाफ्रेज, सेकंड वन इज पैराफ्रेज, थर्ड वन इज इमिटेशन। और हम इंटरप्रेटर की भी बात करेंगे कि इंटरप्रेटर क्या काम करता है। लेकिन सबसे पहले मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। जी हाँ, देखिए, जब आप मेटाफ्रेज की बात करते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की बात करते हैं, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की बात करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि ये एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। आप कहेंगे मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। मीन्स कि आपका जो ओरिजिनल सोर्स के साथ जो वफादारी है, जो फिडिलिटी है, दैट रिमेन्स। अब आप कैसे समझेंगे? जब आप किसी टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप हिंदी टेक्स्ट को एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ फिडिलिटी बनाए हुए हैं, वफादारी बनाए हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है, जो ट्रांसलेटर है वो डिस्कम्फर्ट फील करता है अबाउट टारगेट ऑडियंस। वह जानता है कि जब आप किसी सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो सोर्स टेक्स्ट की लैंग्वेज है वो टारगेट लैंग्वेज को कहीं ना कहीं वो समझने में एम्बिगुअस है, वेग पैदा करेगी, अस्पष्टता रहेगी। तो ये थोड़ा सा रहता है जो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। देखिए, फ़ायदे तो होते हैं, नुकसान भी किसी न किसी पक्ष के होते हैं। द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज रिमेन्स इनइफेक्टिव एट मैनी लेवल्स। आप समझिए, कुत्ते का कुत्ता बैरी, ठीक है, अंधों में काना राजा, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब हम ऐसे फ्रेजेस को, ऐसी लुकोक्तियों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दिक्कत, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। क्यों? फ्रेज जो है वो अपनी वो प्रासंगिकता वैसी नहीं रहती है फ्रेजल की। जो मुहावरे हैं, जो आपके फ्रेजल वर्ब है, अगर हिंदी में उनका कुछ अलग मीनिंग है, इंग्लिश में जब आप उसको एज इट इज़ जो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो देयर वुड बी सम डिस्कम्फर्ट टू द टारगेट रीडर्स। सो ये दिक्कत रहती है। अब ड्राइडन, हु मेंशन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, इज नॉट कन्विंस्ड ऑफ इट्स वेरासिटी इन ऑल केसेस। कहीं ना कहीं जो आपके जॉन ड्राइडन है, ही इज नॉट कन्विंस्ड। वो जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस तरह की ट्रांसलेशन शायद हमें कन्विंसिंग ना दे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। अब बात करते हैं पैराफ्रेज की। देखिए, द वे ऑफ ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। फर्स्ट, इन comprehending the sense in the mind of the author of an original text and attempting to re-express in it the target language. पैराफ्रेज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी टेक्स्ट को मैं पढ़ रहा हूँ, किसी पोएम को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको पहले क्या करूँगा? कॉम्प्रीहेंड करूँगा, समझूंगा इंग्लिश में। अब मैं उसे अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें अगर उसको ट्रांसलेट करूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर किसी इंग्लिश पोइम को हिंदी में करूँगा, पोइट्री है, तो मैं अब उसको पैराफ्रेज करके प्रोज में कैसे लिखूँगा? मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लिखूँगा। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करती है। फिर मैं अपने हिसाब से उसको देखूँगा और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करूँगा ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो प्लीज़ हो सके। देखिए, दिस पैराफ्रेजिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन. It is also an example of poetry into prose translation. Here the translator is mainly concerned with the reproducing the thought in the poet's mind in simple prose, sacrificing from syntax in the process. कहीं ना कहीं हम जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जब हम किसी वर्क को या किसी पोइम को प्रोज में बदल रहे हैं, तो हम जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं।
हमें जो समझ आया, जो एक्चुअल में जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं रीडर्स को और हमारी टारगेट ऑडियंस को, वही हम लिखेंगे। एज इट इज़ हम उसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, अब तीसरा पॉइंट है इमिटेशन। काफ़ी सुनने में प्यारा सा लग रहा है, इमिटेशन मीन्स कॉपी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रांसलेशन में इमिटेशन क्या होती है। अब आपको लगेगा कि ये इमिटेशन लाइन टू लाइन होगा, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं है। Imitation is another method of rendering a text from one language into another, taking only general hints from the original. In fact, abandoning the original and creating a new work, it is the translator's own works, for he has imitated only a general pattern or thought and has taken the liberty to vary the words and sometimes even the sense of the original. Means, जब imitation में जो तीसरा जो मेथड है, जब कोई टारगेट ऑडियंस उसको पढ़ेगी, मैंने किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और मैंने उसको टोटली अलग कर दिया होगा सोर्स लैंग्वेज से, मेरी जो फिडिलिटी है वो सोर्स लैंग्वेज के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब मेरा रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ेगा, उसे लगेगा कि वो ओरिजिनल पढ़ रहा है। मीन्स कि वहाँ पे लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, लॉस ऑफ सोर्स टेक्स्ट, लॉस ऑफ ओरिजिनल मीनिंग। मीन्स कि अब जो ट्रांसलेटर है उसने अपनी मर्जी से सेंस भी बनाई, उसने अपनी मर्जी से मीनिंग भी क्रिएट किए, तो इसे हम कहते हैं इमिटेशन। होपफुली इतनी सी बात जरूर समझ आई होगी। ये अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करता है इमिटेशन, और इसे हम, जैसे अगर आप फ्री ट्रांसलेशन, इसको हम नियरेस्ट मानते हैं फ्री ट्रांसलेशन के साथ, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करते हैं। Whereas an imitation is the farthest from the original. जैसे एक फेथफुल जो ट्रांसलेशन होती है, आप समझ सकते हैं, जो फेथफुल ट्रांसलेशन होती है उसे हम वेरी नियरेस्ट टू द ओरिजिनल कहते हैं, लेकिन जो इमिटेशन है इट इज़ वेरी फारदेस्ट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल। अब on the other hand, the imitation methods of translation means doing something totally different from the original author. बिल्कुल अलग करना, जो ओरिजिनल राइटर ने लिखा है उसके बिल्कुल। imitation becomes parallel to free translation, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। It brings about a paradox, कि सुनने में कुछ है लेकिन मीनिंग कुछ और है। ठीक है, तो ये होता है आपका imitation, मेटाफ्रेज एंड पैराफ्रेज। यहाँ पे इनकी जो कोशिश रहती है, दैट ट्रांसलेशन शुड नॉट अपीयर टू बी अ ट्रांसलेशन। ऐसा लगना चाहिए कि जो ट्रांसलेट किया है वो उनका अपना ओरिजिनल है। द रीडर मस्ट हैव द इल्यूजन ऑफ रीडिंग इन द ओरिजिनल। कोई भी टारगेट ऑडियंस का रीडर पढ़ रहा है, उसे लगे कि हम ओरिजिनल ही पढ़ रहे हैं। ऑल कल्चरल रेफरेंसेस ऑफ द ओरिजिनल आर सो मॉडिफाइड एज टू मेक द न्यू रीडर फील एट ईज। अब इस तरह से उन्होंने कल्चर को भी समझा होता है, स्टडी किया होता है, उन्हें लगता है कि ये हमारे ही कल्चर की बात हो रही है। द मेन आइडिया टू प्रोजेक्ट इज दैट द ओरिजिनल राइटर वुड हैव रिटन लाइक द ट्रांसलेटर इफ ही हैड लिव्ड इन द एज ऑफ द ट्रांसलेटर। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इमिटेशन में एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं इमिटेशन। होपफुली इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू गाइस।